आज मंत्रिपरिषद में 36 एजेंडों पे निर्णय हुआ। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां, लोकल परचेसेस भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसके 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, GST का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके कर्मी हैं, वह भी बिहार के होने चाहिए। इस पॉलिसी से बिहार में जो कंपनियां कार्यरत हैं उनको सरकारी परचेज में प्रेफरेंस मिलेगा और साथ ही साथ भविष्य में जो नई कंपनियां हैं जो बिहार में लगाना चाहती हैं उनको यह आश्वासन भी मिलेगा कि कम से कम 25% जो कॉन्ट्रैक्ट है, यदि वो L1 के 15% के सीमा के अंदर रहते हैं तो उनको मिलेगा। दूसरा है, यदि कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई वर्क्स है, उसमें भी चिन्हित जो सामग्रियां हैं उसका कम से कम 20% बिहार की कंपनियों से खरीदना होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो उसमें बल्ब है, स्विच है, वायरिंग है, अन्य जो फर्नीचर सामग्री है, यदि कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा तो 20% जो सामग्रियां हैं वो बिहार की कंपनियों से खरीदा जाना होगा। तो यह बिहार की कंपनियों जो बिहार में मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बिहार में जो कार्यरत कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने, उनका उद्योग बढ़ाने और साथ ही साथ नई कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति सरकार ने लाया है। दूसरा एक एजेंडा है, यह संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसका कहा जाता है। आपको जानकारी होगा वहाँ पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 में प्रारंभ हुई, 1977 में, और 2015 तक तो चली, आप लोगों ने देखा होगा कि चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर और ये भारतीय रेल का दानापुर रेल मंडल जो पूर्वी मध्य रेल है वो इसका निर्माण कराएगा और इस पर खर्च होगा 9,88,00,000 रुपए। रेल मंत्रालय को जो दानापुर रेल मंडल पूर्वी मध्य रेलवे है उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके बाद पश्चात बनने के पश्चात इसमें जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी। पर्यटन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की स्वीकृति दी गई। आपको जानकारी होगी, जब आप अन्य राज्यों में जाते होंगे तो लोग अपने घरों में भी गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। उसी तर्ज पर बिहार में भी विभिन्न शहरों में जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था विभिन्न आवास घरों में कायम करने हेतु बिहार में भी यह सुविधा होगी। इनके एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे वेबसाइट में यह उपलब्ध होगा, क्या क्या सुविधाएं इनको देनी पड़ेंगी। कम से कम इनके पास, प्रोमोटर के पास बेड्स होंगे और साथ ही साथ सरकार जो मापदंड है जो निर्धारित की है उसको पूर्ण करने पर जो ऋण लेंगे उसका 2.5 लाख रुपए जो ऋण का इंटरेस्ट है वो सरकार रिम्बर्स करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप जो भी हमारे घर हैं, जो आवासीय घर हैं टूरिस्ट प्लेसेस के पास, जिसमें जिनका 1 कमरे से या अधिकतम 6 कमरे होगा,
जिसमें 2 बेड से लेके 12 बेड होंगे, मतलब कम से कम आपसे एक कमरे से 6 कमरे होने चाहिए, और 2 बेड से लेके 12 बेड होना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा होगी, बेड की सुविधा देनी होगी, और इसका निबंधन होगा ताकि टूरिस्ट को ये पता चले कि कहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था संचालित है। और सरकार से यदि मान्यता प्राप्त होगी तो उसका महत्वपूर्ण और उसका जो कॉन्फिडेंस है टूरिस्ट का वो बढ़ जाएगा, और वो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में आप भाग लेंगे तो वो अप्लाई करेगा। टूरिस्ट कोई भी आएगा वेबसाइट से अपना बुक करेगा और आ जाएगा। इसका टैरिफ कैसे कौन डिसाइड करेगा? टैरिफ अपना जो लोग हैं अपने ही टैरिफ डिसाइड करेंगे। वो जिस तरह का कमरा होगा, कुछ नॉन एसी होंगे, कुछ एयर कंडीशन होंगे, कुछ भी, मतलब जो जैसी सुविधा हो। तीसरा ये है कि विभिन्न जो राज्य पथ हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजकीय उच्च मार्ग हैं, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग है, और विभिन्न सड़क जो है उस पर स्पीड लिमिट निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को प्राधिकृत कर दिया। इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार उसका जो स्पीड लिमिट है निर्धारित करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग। तो राज्य सरकार ने स्पीड लिमिट निर्धारण के लिए एक ट्रांसपोर्ट विभाग को प्राधिकृत किया है, और साथ ही साथ एक कमेटी भी गठन की है जो प्रधान सचिव, सचिव परिवहन विभाग की अध्यक्षता में है, और इसमें एडीजी ट्रैफिक और अन्य लोग हैं, और स्पीड लिमिट विभिन्न सड़कों पर निर्धारित की जाएगी, और जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके। और यदि स्पीड लिमिट अगर आप एक्सीड करते हैं स्पीड लिमिट पर तो आपको फाइन लगेगा। ये बढ़ाया जाएगा कुछ रोडों पे, कुछ पे, क्योंकि बिहार में तो ऑलरेडी नेशनल हाईवे में स्पीड लिमिट कम है। जैसे बहुत सारा है आपका, जैसे अटल पथ में एक्सीडेंट बहुत होता है, ये काफ़ी चिंता का विषय है कि लगातार रफ्तार बढ़ाते हैं। तो और बहुत सारी है, आपका गंगा पथ है, अटल पथ है, इन सब पर, और अन्य सभी मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट निर्धारित नहीं है। तो इन सभी का स्पीड निर्धारण ये विभाग करेगी ताकि स्पीड लिमिट में लोग चलें। ये तो ऑलरेडी कैबिनेट निर्णय है, अब तो कैबिनेट ने कमेटी का भी गठन कर दिया है, तो कमेटी अपना निर्णय लेगी और नोटिफाई कर देगी। एक खान एवं भूतत्व विभाग का है, इसमें जो खनन, लघु खनिज के जो अवैध खनन होते थे उसमें जो सूचना देते हैं, जो सीक्रेट गोपनीय सूचना देते हैं, उनको पुरस्कार देने की योजना है। मतलब आपको याद होगा जब ट्रैक्टर पकड़ाता है अवैध खनन का तो 25,000 का शुल्क लगता है, और ट्रक पकड़ाता है तो 2 लाख से लेकर 4 लाख का उसको फाइन लगता है। तो जो सूचना देगा, जो गोपनीय सूचना देगा फ़ोन करके कि देखिए यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, ये ट्रक मतलब अवैध ट्रैक्टर है या अवैध ट्रक बालू लेके जा रहा है, ये जो सूचना है, तो ट्रैक्टर की अगर सूचना देगा तो 5,000 रुपये उस सूचना देने वाले को गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन 5,000 रुपये दिया जाएगा। और जो बड़े वाहन हैं, जो ट्रक है, उसमें 10,000 रुपये उसको सूचना के लिए दी जाएगी। तो ये गोपनीय सूचना देने के लिए जो भी गोपनीय सूचना देगा उसको ये राशि दी जाएगी। हाँ, इसमें बड़े वाहन लिखा है ना, आपका ट्रैक्टर है 5,000, और ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन, तो हाईवा का बड़े वाहन हो जाएगा तो 10,000 रुपये हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो विधानमंडल के राज्य स्तर के सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों, न्यायिक सेवा सहित के आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आश्रितों की परिभाषा, उम्र सीमा और आश्रितों की आय निर्धारित किया। इसमें क्या किया है कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट में किसको मिलेगा और कौन आश्रित माने जाएंगे, ये सरकार ने डिफाइन किया। ये बार बार कन्फ्यूजन रहता है, ये विधानमंडल का, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मी, न्यायिक सेवा सहित और आश्रितों को ये किस किस को मिलेगा। तो आश्रित का जो डेफिनेशन है उसका ये है कि विधानमंडल के सदस्य, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मी, न्यायिक सेवा सहित कि माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़ के पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, सौतेले संतान सहित नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, यही डेफिनेशन है आश्रित का नाम। मैं फिर से पढ़ देता हूं। माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़ के पत्नी, पति,
पुत्र पुत्री सौतेले संतान रहित सहित पुत्र पुत्री सौतेले संतान सहित नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? इसमें पुत्र के लिए है 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। यदि वो विवाह कर लेता है या नौकरी में हो जाता है, जो पहले हो, पुत्र के केस में। पुत्री के केस में है आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने, मतलब नौकरी लगने या उसके विवाह हो जाने तक, उसमें जो भी पहले हो, मतलब उसमें लड़की में उम्र सीमा नहीं है। अगर वो अनमैरिड रह जाती है, नौकरी नहीं करती है, तो उसकी उम्र सीमा नहीं है। तीसरा है किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र पुत्री शारीरिक या मानसिक आयु सीमा पर विचार किए बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा। मतलब इवन अगर मैरिड हो तो उसको आश्रित माना जाएगा। दिव्यांग मतलब जो स्थायी अशक्तता और आश्रित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई पुत्रियां, विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित तलाकशुदा पति द्वारा परित्यक्ता या उससे अलग हुई बहनें, विधवा बहनें आयु सीमा पर विचार किए बिना। और नाबालिग भाई है वयस्क होने की आयु तक। और आय जो है, मासिक आय जो डिफाइन की है वो है 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता से कम है, वही सरकारी कर्मी का पर आश्रित माने जाएंगे। वो इनकम भी है, कौन आश्रित है, ये डिफाइन है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, आपको याद होगा कि इसमें जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सभी ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना थी। इसको फिर 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है, शेष लक्ष्य 12,500 और जो बची हुई राशि है उसका व्यय करने के लिए भी स्वीकृति दी है। तो ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है ये इस साल भी एक्सटेंडेड है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जो 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने जो पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद होगा ये जितने पहले 2 भाग में बने थे जलापूर्ति योजना, एक पीएचईडी बनाया था और एक ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बना था। तो अब सारे जितने भी ये पेयजल योजनाएं हैं ग्रामीण, अब उसका संचालन जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन आ गया। तो जो पंचायती राज से जो गए थे, पीएचडी का तो अपना मेंटेनेंस और रिपेयर की व्यवस्था थी, लेकिन जो पंचायत की जो योजनाएं हैं उसका मरम्मती और उसका मेंटेनेंस अब पीएचडी करेगी। और इसी के लिए 1,08,372 रुपये प्रति यूनिट होगा जो रिपेयर का कॉस्ट है, और 3,611 करोड़ 45,33,000 रुपये इस पर व्यय होगा, मतलब वार्षिक व्यय है। और ये कुल 70,157 योजनाएं हैं। तो ये इसमें जो स्टेट फाइनेंस की राशि भी है, इसमें सेंट्रल जो भारत सरकार जो पंचायती राज संस्थाओं को जो फाइनेंस कमीशन में राशि है वो भी है, और इसके अतिरिक्त जो राशि बच जाएगी वो राज्य सरकार देगी। तो प्रत्येक यूनिट में 1,08,372 रुपये, हाँ, प्रति वर्ष, एवरी ईयर 1,08,372 रुपीज़ का व्यय होगा। और नहीं, प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक पेयजल योजना का ये रिपेयर कॉस्ट है। हाँ, ये हर घर नल योजना है ना सर? हाँ, हर घर योजना है। तो ये पूरा ट्रांसफर हो गया पीएचईडी को। व्हाट वाज द रीजन सर? क्या रीजन क्या था? कौन सा? नहीं, सरकार ने ये कहा कि एक रूपता रहे, कम से कम पूरे राज्य में एक ही रूपता रहे और एक ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करे। कभी कभी जैसे कंप्लेन मिलता है, यही खोजने में लगता है कि पीएचडी की योजना है, पंचायत की योजना है, तो एक रूपता रहे और एक साथ मेंटेन हो सके और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स रहे, इसीलिए उसको। और पीएचडी तो यही काम के लिए है ना, राज्य सरकार ने ये जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसका काम ही है पेयजल आपूर्ति ये योजनाओं को कार्यान्वयन।
क्योंकि सीएम इस पे बड़ा अपना ये मतलब नाखुशी जाहिर किए थे हर घर ये में। जहाँ तक मेरी जानकारी है कैबिनेट के ब्रीफिंग में ये है कि एक रुपता लाने के लिए, क्योंकि पीएचडी को मिल गए हैं पंचायत की योजना, इसलिए उसको रिपेयर करने की जो प्रोटोकॉल है, फंडिंग सिस्टम है, उसको मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्मिटी रहे। फाइनेंस कमीशन के ग्रांट भी इसमें इंक्लूडेड है, केंद्र फाइनेंस कमीशन के भी ग्रांटेड इसमें इंक्लूडेड है, फिर राज्य सरकार भी ग्रांट इंक्लूड है। इसमें बिजली कौन भुगतान करेगा यह भी अंकित है। इसमें जो 2000 रुपये जो ऑपरेटर वाला है वो भी इनकी दर्सी में है, और रिपेयर की पूरी प्रक्रिया इसमें निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है का निरोधात्मक उपचार, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने एक योजना लाई है। इसमें सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चे 12 वर्ष तथा उससे कम उम्र की आयु में पाई जाने वाली बीटा थैलेसीमिया मेजर का निरोधात्मक उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना स्वीकृत की है। तो आपको भी याद होगा थैलेसीमिया में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, यह किया जाने का जो योजना है, ये मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के नाम से ये कार्यान्वित होगा। और ये पूरे देश में ये पहली सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार की योजना है जहाँ थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो टोटल व्यय है, इसमें आपका एयरक्राफ्ट से व्यय जो है, ट्रांसपोर्टेशन व्यय है, एयरक्राफ्ट से जा सकेंगे, उनके पेरेंट्स भी जा सकेंगे, उनका वहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में उनका ठहरने का भी है, और कुल एक बच्चे पे 15 लाख रुपए का व्यय होगा, 15 लाख रुपीस का व्यय होगा इस थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो इलाज होगा। तो 15 लाख रुपीस व्यय होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और यह पूरे देश में ये अकेला राज्य होगा जो एक अलग से योजना लाया है। 15 लाख, हाँ पूरा 15 लाख, 15 लाख रुपीस के आसपास का ट्रीटमेंट है, जाने का, रहने का। वैसे सीएमसी वेल्लोर ने अपने एस्टीमेट में 15 लाख रुपए लिखा है, और इसमें आने जाने का खर्चा मेरे की जानकारी में नहीं लिखा है। इसमें उसमें ट्रांसप्लांटेशन का है, पेरेंटल न्यूट्रिशन का है, ट्रांसप्लांटेशन फीस का है, और अदर हॉस्पिटल कॉस्ट है, उसका ठहरने रहने का है, 15 लाख रुपए है। तो संभवतः जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग से पेमेंट होगा, आने जाने का और आने जाने का। ऊर्जा विभाग ने 3 मेजर स्कीम्स सैंक्शन करवाए हैं। एक तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कार्यरत ग्रिड सबस्टेशन है, 132/33 ग्रिड सबस्टेशन है, ये कुल 10 हैं, और 50 MVA के, और 5 अदद 80 MVA के। तो 10 ग्रिड सबस्टेशन है 50 MVA के, और 5 हैं 80 MVA के। जगह अगर मैं पढ़ देता हूँ, जो 50 मेगावाट एम्पेयर है वो है बोध गया, गो, सिमरी बख्तियारपुर, तारापुर, टेहटा, शाहपुर पटोरी, मझोल, रामनगर, बांका पुराना एवं चकिया। और 5 अदद जो 80 MVA के ट्रांसफार्मर्स हैं वो है हाजीपुर पुराना, पूर्णिया, डुमरांव, सीवान पुराना एवं मुजफ्फरपुर। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है आपके ट्रांसफार्मर लगने का। दूसरा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत 5 अदद 132 kVA का संरचना लाइनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण और रिकंडक्टरिंग होना है। तो रिकंडक्टरिंग ऑफ ओल्ड लाइन्स है, जिसमें 254 करोड़ 71 लाख रुपए व्यय होंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 12 अदद 132 kVA संरचना लाइन है। तो डबल सर्किट जो होता है, 2 तरह से बिजली आती है, उसका रिकंडक्टरिंग है 12 संख्या में 147.73 करोड़ का है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रस्ताव था, जमुई जिला में 300 बेड का बालक छात्रावास, एक बालिका छात्रावास भी है 250 बेड का, प्राध्यापक गेस्ट हाउस, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और 500 क्षमता का ऑडिटोरियम है। कुल 72 करोड़
61 लाख रुपए, 14,000 रुपये। इंजीनियरिंग कॉलेज का है। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, आपके स्टाफ के फ्लैट और ऑडिटोरियम का निर्माण है। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम है, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। आपको याद होगा कि फिल्म डेवलपमेंट पॉलिसी लास्ट कैबिनेट में हुई थी और उसी के मद्देनज़र इसको जो कॉर्पोरेशन है उसका जो पेड अप कैपिटल है उसको 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली प्रखंड में उपकारा का निर्माण है। 39 करोड़ 43 लाख 35 हजार रुपये मात्र स्वीकृत है। इसमें सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली अनुमंडल में उपकारा का निर्माण होगा। पाटलिपुत्रा स्टेडियम के बगल में आपने जमीन देखी होगी, आपके स्टेडियम के बगल में जब जाते होंगे तो जमीन देखी होगी, तो 1.6 एकड़ है। तो ये जो अनयूटिलाइज्ड है जो जमीन है 48 करोड़ की राशि हाउसिंग बोर्ड को देके अब ये खेल विभाग ने इसको टेक ओवर कर लिया है। तो देखा होगा आपने पाटलिपुत्रा के बगल में बड़ी सी प्लॉट है स्टेडियम के बगल में, तो जमीन को हाउसिंग बोर्ड के जमीन को खेल विभाग ने अपने अंडर ले लिया। पंचायती राज विभाग में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के नियुक्त किया है और अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्तियां दी गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिमिट्स निर्धारित किए गए हैं। ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये स्वास्थ्य विभाग का है। इसमें यह ऑर्डर हुआ था कि जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, सेवारत और सेवा रिटायर्ड हैं, उनको मेडिकल सुविधा के संबंध में ऑर्डर पास किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसी के आलोक में कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी है। बिहार मोटर वाहन दावा दुर्घटना न्यायाधिकरण है। इसमें सेवा शर्त चेंज हुए हैं। केवल जो अध्यक्ष का जो चयन है पहले सचिव के स्तर पर होता था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि नहीं, सचिव के स्तर पर नहीं होगा। इसे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका चयन होगा। तो बस एक ही संशोधन है इसमें। श्रम संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है। आपको यह याद होगा जो लेबर डिपार्टमेंट में जो ESI हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ है, उनकी सेवा शर्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा शर्त है उसी के अनुरूप कर दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में ये योजना ये सेवा नियमावली बनाई गई थी जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सेट असाइड किया है। पुनः उसका संशोधित नियमावली स्वीकृत किया गया। सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कल्याण व्यवस्था के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कल्याण व्यवस्था संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। खनिज पदाधिकारी, खनिज खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक एवं उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक का एक पद, उप निदेशक का एक नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग में हैंडलूम का अलग डायरेक्टरेट होगा। ये बहुत सालों से था, ये मेरे ख्याल से 1978 में ये बना था हैंडलूम का जो डायरेक्टरेट है, और ऐसे पुराने पद थे। तो अब उसको मॉडर्नाइज, जो हैंडलूम की जो मॉडर्न व्यवस्था है जिसमें मार्केटिंग है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, ये सब को मैनेजमेंट के लिए वो पूरे निदेशालय के जितने भी पद हैं सरेंडर करके नए पद सृजित किए गए। परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें 102 पद लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक के लेवल 2 के पद सृजित किए गए हैं। परिवहन विभाग में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली में पद क्रिएट किए गए हैं, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के 3 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 3 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 3 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 3 पद और नाशी लिपिक के 3 पद ही क्रिएट किए गए। गृह विभाग में टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को सम परिवर्तित करते हुए उतने ही आशु सहायक
अवर निरीक्षक के पद क्रिएट किए गए, न्यू पद क्रिएट किए गए हैं। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा, जो नया पीएमसीएच बन रहा है उसमें 5462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये जो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है 5462 बेड का बन रहा है। इसमें पद नए सृजन किए गए हैं। इसमें 4315 4315 नए पद सृजित किए गए हैं। तो 5462 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, जिसमें 4315 बेड होंगे। अब ये डिसमिस डॉक्टर की सूची है। डॉक्टर संजय कुमार है, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल औरंगाबाद। ये 1/7/2016 से लापता थे। डॉक्टर संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताराबड़ी अररिया, ये 14/9/2020 से लापता थे। डॉक्टर अकबर मसाहिदी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, ये चिरैया बरियारपुर बेगूसराय, 2/11/2017 से लापता थे। डॉक्टर गुप्ता सुषमा संजय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद कटियार, 18/10/2019 से लापता थे। तो इन सबको डिसमिस कर दिया गया है। और डॉक्टर नौशाद अली हैं, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनियामा पटना। इन्होंने कार्यालय में जो चिकित्सा पदाधिकारी कर्मियों के भविष्य निधि एवं अन्य मदों से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने, वित्तीय कार्य में शिथिलता बरते हैं, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। और राज्य में जो वैट में जो डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको सरल कर दिया गया है। और अब डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स हैं वो सरल रूप से फाइल किए जा सकेंगे। मैं डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पटना में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ कॉमर्स राजेंद्र नगर में मेट्रो के लिए ज़मीन, शिक्षा विभाग की ज़मीन थी, उसको मेट्रो के लिए स्थानांतरित किया गया।